आज हम जानने वाले हैं क्या होता है औसत परमाणु भार, इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो किसी भी परमाणु का औसत परमाणु भार क्या होता है? तो सबसे पहले किसी भी परमाणु के औसत परमाणु भार के बारे में बात करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें क्या है, कोई भी तत्व जो मिलता है, जैसे क्लोरीन मिला है, क्लोरीन Cl35 में भी मिलता है और Cl37 में भी मिलता है। हम अगर क्लोरीन जो निकालते हैं, हम जो क्लोरीन प्राप्त करते हैं, उसमें कुछ प्रतिशत मात्रा क्लोरीन 35 की होती है, कुछ क्लोरीन 37। अब ये प्रश्न आएगा, ये 35 और 37 क्या है? जैसे हम पहले डिस्कस इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि 35 जो है ये इसके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के का योग है, कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और 37 भी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग है। तो इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो तथा न्यूट्रॉन की संख्या अनुगत समस्थानिक। तो प्रकृति में हमारे को क्लोरीन निकालते हैं तो प्रतिशत में समस्थानिक मिलते हैं कि कुछ प्रतिशत 35 का है, 37 का है। तो उसका जो औसत होता है, भार औसत, उससे क्या कहते हैं, औसत परमाणु भार। तो इसकी परिभाषा लिखें, प्राकृतिक रूप से प्राप्त परमाणुओं के भारीय औसत भार को, भारी औसत भार मतलब उसका भार के अनुसार औसत भार, इसको हम भी देखते हैं इसका क्या तात्पर्य है। औसत भार को औसत परमाणु भार कहते हैं। जैसे इसका अगर मैं सूत्र की बात करूं, औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार क्या होता है? इसको सिग्मा समेशन जैसे हम कहते हैं, प्रतिशत। अगर हमारे पास एक तत्व है जिसके हमारे पास तीन A1 A2 तथा A3, ये तीन समस्थानिक है, जिसमें और इसका प्रतिशत I1 है, इसका प्रतिशत I2 है, इसका प्रतिशत I3 है। कुल मिला के I1 प्लस I2 प्लस I3 100 और है। तो औसत प्रमाण भार होगा A1 गुणा I1 प्लस A2 गुणा, यहाँ अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो ये चिन्ह नहीं लगाएंगे, I2 प्लस A3 गुणा I3 बट्टा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा AI बट्टा सिग्मा II। तो यह है औसत परमाणु भार का सूत्र। तो यह है औसत परमाणु भार का सूत्र। तो यहाँ AI है समस्थानिक का परमाणु भार, II है तत्व का प्रतिशत। तो इस तरीके से हम औसत परमाणु भार को ज्ञात करते हैं। तो औसत परमाणु भार ज्ञात करने के पश्चात हमारे को कुछ उदाहरण या कुछ प्रश्न की मदद से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एक प्रश्न है, बोरॉन के दो समस्थानिक हैं, B10 तथा B11, B10 तथा B11। अगर उनका प्रतिशत 20 तथा 80 है तो औसत परमाणु
भार ज्ञात कीजिए। B10 तथा B11 है, अगर उनका तो B10 का प्रतिशत है 20 और B11 का प्रतिशत है 80। तो औसत परमाणु भार होगा 20 गुणा 10 प्लस 80 गुणा 11 बट्टा 100, 20 प्लस 80 100, तो आता है 200 प्लस 800 80 बट्टा 100, तो है 1080 बट्टा 100, तो आया 10.8 ग्राम प्रति मोल। परमाणु भार की इकाई है ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से अगर हम एक और प्रश्न देखें, ए के 3 समस्थानिक है, A10, A12 तथा A15। A10 है 30%, A12 है 20% और A15 है 50%। औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो औसत परमाणु भार के लिए 30 गुणा 10 ये I1 है, ये है हमारे पास A1, प्लस 20 गुणा 12 प्लस 15 गुणा 50 गुणा 15 बट्टा 30 प्लस 20 प्लस 50, तो ये हो गया हमारे पास बट्टा 10 19.9। तो अभी देखा जाए तो ये जो परमाणु भार है, ये अगर हम कहें न्यूनतम और अधिकतम के मध्य होगा, तो औसत परमाणु भार जो होगा इसका मान कम होगा अधिकतम और ज्यादा होगा न्यूनतम, इसके मध्य होगा। ये हम काफी आसान गणित से समझ सकते हैं कि इसके मध्य होगा, मतलब 10 और 15 के बीच में होगा, जो कि है ना 12.9। अब अगर हम इसका दूसरे तरीके का प्रश्न देखें, अगर औसत परमाणु भार दो समस्थानिक जिनका परमाणु भार 470 तथा 600 AMU है, 496 AMU औसत है। औसत परमाणु भार 496 AMU है। दोनों समस्थानिक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों समस्थानिक का प्रतिशत क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है जो औसत परमाणु भार 496 AMU, I1 और I2। I1 है 470 AMU, I2 है 600 AMU। ये x है, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। मान लेते हैं इसका प्रतिशत, ये परमाणु भार है और इसका प्रतिशत है x, और ये क्या 100 माइनस एक्स, तो 496 होगा 470 एक्स प्लस 600 इंटू 100 माइनस एक्स बटा 100, तो x का मान आता है 20। तो x का मान आता है 20, मतलब I1 है हमारे पास 20% और I2 समस्थानिक है हमारे पास 80%। सो इस प्रकार से अगर परमाणु भार गिवन हो और प्रतिशत गिवन हो, तो हम औसत परमाणु भार निकाल सकते हैं, और औसत परमाणु भार गिवन हो और दोनों के परमाणु भार गिवन हो, तो हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। सूत्र में कुल में एक अज्ञात राशि की गणना कर सकते हैं। ये तो परमाणु भार के बाद अब बात करते हैं हम अणुभार, औसत अणुभार। एवरेज मॉलिक्यूलर
मास। अगर हम देखा जाए औसत अणु भार, अणु अगर O2 हो तो शुद्ध N2 हो, पर इसका अणु भार कितना होगा, 32 AMU या 32 ग्राम पर मोल, ग्राम अणुभार, और इसका अणुभार कितना होगा 28 AMU। लेकिन अगर इन दोनों का मिश्रण कर दिया जाए कुछ प्रतिशत में तो कितना अणुभार होगा। जैसे हम बात करें वायु, हवा, हवा में औसत देखा जाए तो 21% ऑक्सीजन है और 69% नाइट्रोजन है, लगभग गणना के लिए मात्र। तो हवा भी एक गैस है। अगर हम गैस की गणना करते हो तो इसके मोल की बात करेंगे। अगर इसके मोल की बात करेंगे हम तो आएगा हमारे पास भार बट्टा अणुभार। अणुभार क्या रखेंगे हम, 32 रखेंगे कि 28 रखेंगे या कुछ और रखेंगे। तो इसके लिए किसी भी मिश्रण, गैसीय मिश्रण के अणुभार की गणना की जाती है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसको किस तरह से बताया जाएगा, एक से अधिक प्रकार के गैसीय मिश्रण में, एक से अधिक प्रकार के गैसीय मिश्रण का मिश्रण के 1 मोल का भार औसत अणुभार कहलाता है। मतलब अगर इसके हम 1 मोल को तोलें तो उसका जो भार होगा वो होगा औसत अणुभार। जैसे पर हम तोलने तो जाएंगे नहीं, हम सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास वायु है, हवा है, वायु है, उसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम पर प्रति मोल और इसका M2 है 28 ग्राम प्रति मोल। और हमें पता है कि हवा का जो परमाणु अणुभार है वो होगा 28 से 32 के बीच में। तो अब औसत अणुभार कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, तो हो जाएगा सिग्मा NI बटा सिग्मा NI। तो NI है मोलों की संख्या तथा MI है अणुभार, मोलों की संख्या तथा अणुभार। तो प्रश्न है भिन्न का औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। निम्न का औसत अणुभार, निम्नलिखित प्रश्न का औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। पहला है H2 तथा CH4 के बराबर मोल। दूसरा है H2 तथा CH4 के बराबर द्रव्यमान। और तीसरा है 2 मोल O2 तथा 3 मोल CO2 तथा 3 मोल SO2, इनका औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अगर पहला प्रश्न मैं वापस से प्रोत्साहित करूंगा कि पहले आप इस चलचित्र को पॉज कीजिए, उसके बाद उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
तो H2 तथा CH4 के बराबर मोल है। तो कहते हैं इन दोनों के मोल n है। तो क्या हो जाएगा, कुल भार कितना होगा, n इंटू अणु भार प्लस n इंटू 18 बटा कुल मोल 2n। तो यहाँ हो जाएगा 9। N2 तथा CH4 के बराबर द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान W है। तो W बट्टा 2, यहाँ कुल भार कितना हो जाएगा, 2W बट्टा 2 बट्टा W बट्टा 2, W बट्टा 16। तो हो जाएगा 32/9। 2 मोल ऑक्सीजन, ये 2W का कुल भार, और अणु और कुल मोल कितना है, W बट्टा 2, W बट्टा 16। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 32 कुल भार, और 3 × 44 प्लस 3 × 64/10। 3 × 64/10। इस प्रकार से अगर इसकी गणना की जाए तो इसको 10 से भाग करके हम इसका औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्नों की मदद से और समझा जाए। ओजोन O3 का औसत अणुभार 36 ग्राम प्रति मोल है। ओजोनित ऑक्सीजन का मान ज्ञात कीजिए। ओजोनित ऑक्सीजन का मान ज्ञात कीजिए। तो ओजोनित ऑक्सीजन कैसे, हमें पता है कि ओजोन से ऑक्सीजन 3 मोल ऑक्सीजन से बनता है 2 मोल ओजोन। तो ओजोनित ऑक्सीजन क्या है, O2 तथा O3 का मिश्रण को हम कहते हैं ओजोनित ऑक्सीजन। तो कहते हैं इसका अणुभार कितना है, 32 O3, और इसका कितना है 48। तो अगर देखा जाए इसके मोल ले लेते हैं हम x, इसको ले लेते हैं 100 - x। तो कुल भार मोल प्रतिशत है x गुणा 32 प्लस 100 - x गुणा 48 बट्टा 100 36 आ रहा है। तो यहाँ x का मान क्या आएगा, x का मान निकाल लेते हैं, 32x प्लस 4800 माइनस 48x 3600। तो 4800 में से 36, 1200 बराबर 6 16x। तो x का मान आ रहा है 1200/16, तो है ना 75%। तो ओजोन है हमारे पास, ऑक्सीजन है 75%, और ओजोन O3 है हमारे पास 25%। आइए एक आखिरी सवाल और देखते हैं। CO तथा CO2 के मिश्रण का औसत अणुभार 32 है। CO का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसका औसत अणुभार दे रखा है 32 है, तो CO का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मानते CO और CO2 है। हाँ, हम मोलर प्रतिशत की बात करते हैं, याद रखिएगा x जो है वो मोलर प्रतिशत है। यहाँ x है, ये क्या है 100 - x। तो यहाँ पे वापस से लिखेंगे हम 32 बराबर x गुणा 28 प्लस 32 गुणा 100 - x बट्टा 100। तो यहाँ आता है हमारे पास x का मान वापस से आता है 75%। x आता है 75%। तो यहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत है 75%। इसी प्रकार से वायु का औसत अणुभार, अगर वायु को हम गैस की तरह माने तो वायु का औसत अणुभार कितना होगा।
वायु का औसत भार होगा, वायु में होता है ऑक्सीजन जो होता है उसका मोल प्रतिशत होता है 21%, और 69% नाइट्रोजन का मोल प्रतिशत होता है। ये लगभग बात कर रहे हैं हम। तो वायु का एवरेज औसत अणुभार होगा 21 गुणा 32 प्लस 69 गुना 28, तो ये लगभग 19 ग्राम प्रति मोल आता है।